कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के 500 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो भाई, इतना तो गारंटी दे सकते हैं कि इस क्लास के बाहर कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक है, 500 क्वेश्चन का मतलब आपने एक लंबी सीरीज एक ही वीडियो में कवर कर ली है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कवर अप करते हो तो हम इतना तो आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा बचेगा नहीं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं सभी कवर किए गए हैं और सभी से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो कुछ भी आएगा आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे, इतना हम आपको गारंटी दे सकते हैं इस क्लास के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, EMJPRU का 17 को एग्ज़ाम होने वाला है और माँ विंध्यवासिनी का 13 तारीख को, और विद्यापीठ तो अभी टाइम टेबल रिलीज करने वाला है। तो जब भी उनके एग्ज़ाम होगा सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इसके बाद इन 500 क्वेश्चंस के बाद भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो डोंट वरी, इस वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में चले जाना, जो प्लेलिस्ट दिख रही है उसको ओपन कर लेना, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप उनको भी देख सकते हो। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस क्लास के बारे में। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक लंबी क्लास होने वाली है तो हम थोड़ा सा मिनी ब्रेक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो शगुन तो बनता है। आज कौन सा दिन है, कौन सा है? चॉकलेट डे है। चलो ठीक है, तो एक छोटी सी शायरी है। ठीक है, तो अर्ज किया है, तुम्हारा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तुम्हारे सामने चांद भी पुराना लगता है। तुम्हारा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तुम्हारे सामने चांद भी पुराना लगता है। न जाने कैसे मिल गई तुम मुझे, न जाने कैसे मिल गई तुम मुझे, वरना तुम्हारे जैसे को पाने में तो जमाना लगता है। ठीक है, चलो ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो ये पहला था। नेक्स्ट अब कुछ नया आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 101 पे। हर 100 क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा मिनी ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए, जिस पे हम कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे, जिसके अंदर कुछ शायरियाँ सुनाएंगे, कुछ जोक सुनाएंगे और कुछ अच्छी कविताएं सुनाएंगे। ठीक है, देखो यार, ये सभी करने से ना जो लंबी क्लासेस होती हैं उनमें इंटरेस्ट बना भी रहता है और मज़ा भी आता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चाहे आप अटैम्प्ट कर रहे हो या करा रहे हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो ना, तो इंटरटेनमेंट ऐड कर दो तो वो चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात उसमें बोरियत नहीं रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वाद देना, ऊर्जा देना, शरीर का निर्माण और संरक्षण करना, तीनों ही भोजन के मुख्य उद्देश्य हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इतना तो बेसिक आपको मालूम ही होगा कि 4 में से एक ही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ उसी को फोकस करिएगा कौन सा सही है। पोषक तत्व क्या है? तो भोजन के रासायनिक घटक पोषक तत्व कहलाते हैं। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होने चाहिए। अल्प पोषण का कारण है? तो कम पोषण तत्व अल्प पोषण का कारण बनता है। अधिक पोषण का परिणाम हो सकता है क्या? अधिक पोषण लेने से मोटापा जैसी समस्या हो सकती है। भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? पोषण संतुलन। यह भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। भोजन योजना को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है क्या? भाषा। यह भोजन योजना को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं क्या? प्रोटीन शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं। ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। सुरक्षात्मक खाद्य समूह में शामिल है क्या? शामिल है। फल और सब्जियां सुरक्षात्मक खाद्य समूह में शामिल हैं। आप इन क्वेश्चन को खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को देखो, उसका आंसर खुद से अटैम्प्ट करो, फिर उसके बाद नीचे आंसर लिखा गया आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस ओवर अच्छी होगी। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल नहीं। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और एक दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी में कम मात्रा में है उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल नहीं है। तो आयरन
क्योंकि ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी में कम है, तो ये मैक्रो में शामिल नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट का उदाहरण है, तो देखो यार विटामिन यहाँ पे एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का उदाहरण है। ठीक है, 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। अगर आप किलोग्राम बोलते हैं ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा मिलती है कितनी? अगर आप 1 ग्राम वसा कंज्यूम करते हो तो आपको लगभग 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। शरीर का सबसे अधिक भाग किससे बना है? तो सबसे अधिक भाग पानी से बना है। 60 से 65% बॉडी का वेट वाटर से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम हेल्दी हो, तुमने पानी ज़्यादा पिया हुआ है नहीं, सीन ऐसा है ना कि जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं सेल से बने होते हैं, और सेल के अंदर वाटर की तो ज़रूरत होती ही है। तो आप का वेट जितना भी हो, जितना कम होगा उतने कम सेल्स होंगे, उतना कम वाटर का इस्तेमाल हुआ होगा। जितने ज़्यादा आप जितने हेल्दी होगे, ठीक है, उस आपकी बॉडी के अंदर उतने सेल्स ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर पानी का प्रपोर्शन होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से कीटोसिस जैसी बीमारी होती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है क्या है? अनाज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। फाइबर किसका प्रकार है? तो फाइबर आपका एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन आपके यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होते हैं। वसा का मुख्य कार्य है क्या है? ऊर्जा संग्रह वसा का मुख्य कार्य है। आवश्यक फैटी एसिड का उदाहरण है, तो लिनोलिक एसिड यह आवश्यक फैटी एसिड का उदाहरण है। वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन सा? विटामिन ए, डी, ई के। इसको याद करने का तरीका होता है कीड़ा KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा की अधिकता से जोखिम, अगर आप ज़्यादा वसा कंज्यूम करते हो तो उससे मोटापा का जोखिम होता है। संतृप्त वसा का स्रोत है, तो घी एक संतृप्त वसा का स्रोत है। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई है। जब अमीनो एसिड जैसे अमीनो एसिड को मान लो कि एक माले का मोती है, और जब एक अमीनो दूसरे से तीसरे चौथे से ऐसे जब एक पूरा एक माला बना लेते हैं तो वो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। प्रोटीन की कमी से रोग क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीरोडकर जैसी बीमारी होती है। उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन स्रोत, तो दूध यह उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन का स्रोत है। शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन संतुलन संबंधित है, किससे संबंधित है? नाइट्रोजन संतुलन प्रोटीन से संबंधित है। कैल्शियम का मुख्य कार्य है क्या है? हड्डी निर्माण करना कैल्शियम का मुख्य कार्य होता है। आयरन की कमी से होता है क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा जैसी बीमारी होती है। सोडियम का कार्य क्या है? हमारे बॉडी के अंदर जल संतुलन बनाए रखना सोडियम का मुख्य कार्य है। जिंक का कार्य क्या है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करना। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी जैसी बीमारी होती है। विटामिन डी का कार्य क्या है? हड्डी का विकास करना है। विटामिन ए की कमी से होता है क्या होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्या होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घुलनशील है, किसमें घुलनशील होता है? यह पानी में घुलनशील होता है। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में या रक्त जमाव करने में विटामिन के का मुख्य कार्य होता है। पानी का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना पानी का मुख्य कार्य होता है। आहार रेशा मदद करता है, किसमें मदद करता है? कब्ज को रोकने में मदद करता है। घुलनशील फाइबर का स्रोत क्या है? जई, यह घुलनशील फाइबर का स्रोत है। अघुलनशील फाइबर का स्रोत, तो गेहूं चोकर, यह अघुलनशील फाइबर का स्रोत होता है। आरडीए का अर्थ है, आरडीए मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये आरडीए ये बताता है कि कोई भी चीज़ हमको कितना खाना चाहिए, एक दिन के अंदर कितना खाना चाहिए। ठीक है, आरडीए निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो आरडीए आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि तीनों पे ही निर्भर करता है। आपका एज, आपके लिए खाने का कुछ प्रपोर्शन अलग होगा। आप चावल कुछ
दूसरा मतलब सिंपल सी बात है, आप हो और मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो दोनों का खाने का वेट अलग होगा। वो थोड़ा सा खाता होगा, आप ज़्यादा खाते होगे। अगर वो आप मेल हो, कोई दूसरा घर में फीमेल है, तो दोनों के खाने का अलग अलग होगा। अलग अलग मतलब क्या, मेल हो तो आप ज़्यादा कंज्यूम करते होगे और फीमेल है थोड़ा कम कंज्यूम करती होंगी। और शारीरिक गतिविधि मतलब कोई ज़्यादा काम करने वाला है तो उसको ज़्यादा फूड चाहिए, क्योंकि उसको एनर्जी उतना चाहिए। और कोई कम काम करने वाला है तो उसको कम चाहिए। ठीक है, तो सभी चीज़ें, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो, तो इस ग्रेजुएशन को ऐसे बिताना कि ये 3 साल, जब फ्यूचर में कभी किताब खोलो ना, किताब मतलब क्या, लाइफ का चैप्टर ओपन करो, तो एक यादगार मेमोरी की तरह ओपन हो। जैसे स्कूल में तुमने बनाया होगा, सेम यहाँ पे भी तुमको वैसे में लोग मिलेंगे। अब लोग कैसे मिलेंगे ये तो नहीं मालूम, तुमको वैसे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर में हो और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही हो, 6 महीने हुए हैं। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा आवश्यक अधिक होती है किसमें, बच्चों के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि बच्चे ग्रो करते हैं ना, ग्रो कर रहे हैं तो टिश्यूज़ बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, तो इसीलिए ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होती है। शरीर में मरम्मत के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है। अत्यधिक वसा सेवन से जोखिम क्या है, तो हृदय रोग का खतरा रहता है। संतुलित आहार का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, विविधता होनी चाहिए। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन लेना, और संतुलित आहार लेना चाहिए, और पर्याप्तता मतलब सभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तीनों ही बातें सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1000 दिन पोषण अवधि किसे कहते हैं, तो गर्भाधान से 2 वर्ष का जो उम्र होता है उसको 1000 दिन पोषण अवधि कहते हैं। गर्भावस्था में अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यक लगभग कितना होता है, तो लगभग जितना ज़रूरत है माता को, उससे 350 किलो कैलोरी पर दिन एक्स्ट्रा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर में एक और इंसान पल रहा है। गर्भावस्था में आयरन की आवश्यकता बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, रक्त मात्रा बढ़ती है इसलिए, क्योंकि बच्चा भी है ना, तो रक्त की मात्रा बढ़ेगी तो इसलिए आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि आयरन ही रक्त के लिए ज़रूरी है। बुरुड के मस्तिष्क विकास हेतु महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है, तो आयोडीन महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से जोखिम क्या होता है, अगर फोलिक एसिड नहीं दिया गया माता को तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डोज जैसी बीमारी हो सकती है। न्यूरल ट्यूब डोज मतलब स्पाइनल की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ब्रेन से थोड़ी सी मंद बुद्धि वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। जन्म के बाद पहले 6 माह शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, तो स्तनपान सर्वोत्तम आहार है। कोलेस्ट्रॉल का गुण क्या होता है, तो इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पूरक आहार शुरू करने की आयु क्या है, तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो पूरक आहार शुरू कर सकते हो। पूरक आहार में जैसे दलिया वगैरह आप देना स्टार्ट कर सकते हो। शिशु में वृद्धि का मुख्य संकेत क्या है, तो वजन बढ़ना वृद्धि का मुख्य संकेत होता है। कम जन्म वजन की परिभाषा क्या है, तो अगर बच्चा जन्म के समय 2.5 किलो से भी कम है तो वह कम जन्म वजन के अंदर आता है। गर्भावस्था में कैल्शियम का कार्य क्या है, तो भ्रूण की हड्डियों का निर्माण करना कैल्शियम का कार्य होता है। शिशु के लिए सर्वोत्तम प्रोटीन स्रोत है, क्या है, स्तन दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम प्रोटीन का स्रोत होता है। पूरक आहार का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, पोषण की पूर्ति करना, यह पूरक आहार का उद्देश्य होता है। शिशु में विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसी बीमारियां हो सकती है। रिकेट्स मतलब वही कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी। स्तनपान का लाभ क्या है, तो इससे संक्रमण से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मधुमेह का मुख्य जोखिम कारक क्या है, तो मोटापा मधुमेह से मुख्य जोखिम कारक है। उच्च रक्तचाप में सीमित करना चाहिए, क्या सीमित करना चाहिए, नमक का इस्तेमाल सीमित करना चाहिए। मोटापे का प्रमुख कारण, तो मोटापे का प्रमुख कारण क्या है, अधिक ऊर्जा का सेवन करना मोटापे का प्रमुख कारण है। कब्ज रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कब्ज रोकने के लिए फाइबर इस्तेमाल करना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। दस्त में आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ORS का घोल लेना। ORS मतलब, ORS का फुल फॉर्म भी याद रख लो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। टाइफाइड का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया टाइफाइड के कारण हो सकते हैं। एनीमिया रोकने हेतु क्या करना चाहिए, तो एनीमिया को रोकने के लिए आयरन का इस्तेमाल करना चाहिए। आयरन का इस्तेमाल मतलब क्या, आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे पालक वगैरह हो गया। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला पोषक तत्व, देखो खट्टी फल या खट्टी चीज़ें प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, जैसे खट्टी चीज़ में संतरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी चीज़ें, इनके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये सभी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले अच्छे पोषक तत्व माने जाते हैं।
मोटापे का मापन किस में किया जाता है? तो बॉडी मास इंडेक्स में किया जाता है। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नियरली 24.9 के आसपास में आता है बीएमआई, तो वहाँ पे हेल्दी की कैटेगरी के अंदर आती हो। अब बीएमआई कैलकुलेट कैसे होता है? बीएमआई आपके अंदर आपका वजन को केजी में रखा जाता है और आपकी हाइट को मीटर में रख के उसका स्क्वायर करके केजी को आपकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपसे वहाँ से आपका बीएमआई निकलता है। पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? तो कुपोषण को कम करना पोषण अभियान का उद्देश्य होता है। आईसीडीएस कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये किससे संबंधित है? तो यह महिला और बाल पोषण से संबंधित है। मिड डे मील योजना का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? बच्चों का पोषण मिड डे मील योजना का लक्ष्य होता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोग से रोकथाम किसमें मिलती है? तो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने से गोइटर में रोकथाम मिलती है। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो दृष्टि सुरक्षा करना, यह विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम का लक्ष्य है। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला फल है क्या? संतरा, वही ना, खट्टी चीज़ें प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला फल है, उसके अंदर विटामिन सी का मात्रा अधिक होता है। एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत क्या है? तो फल सब्जी एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत हैं। प्रोटीन प्रतिरक्षा में सहायक है क्योंकि प्रोटीन एंटीबॉडी बनाता है। जिंक युक्त खाद्य क्या होते हैं? जैसे दाल, जिसके अंदर जिंक की मात्रा अच्छी होती है। प्रोबायोटिक स्रोत, तो दही क्या प्रोबायोटिक स्रोत होते हैं? प्रोबायोटिक मतलब जो पाचन में सहायता करे, खट्टी चीज़ें। संतुलित आहार में विविधता का अर्थ क्या है? तो अलग अलग खाद्य समूह का इस्तेमाल करना विविधता का, तो जैसे रोटी के साथ सब्जी, चावल के साथ दाल, तो ये सभी विविधता है। अधिक नमक से जोखिम क्या रहता है? तो अधिक नमक का इस्तेमाल करने से हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो सकती है। उच्च फाइबर आहार का लाभ क्या है? तो इससे पाचन में सुधार मिलता है। कम पानी सेवन से क्या होता है? निर्जलीकरण का खतरा रहता है। स्वस्थ जीवन शैली में शामिल है, क्या शामिल है? व्यायाम, संतुलित आहार और नींद, तीनों ही चीज़ें शामिल हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कुपोषण के प्रकार क्या क्या है? अल्प और अधिक पोषण दोनों ही कुपोषण के प्रकार में आते हैं। ऊर्जा संतुलन से क्या होता है? ऊर्जा असंतुलन से मोटापा जैसी बीमारी हो सकती है। बच्चों में वृद्धि प्रभावित होती है, कैसे? पोषण से प्रभावित होती है। स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल है, क्या शामिल है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। संतुलित आहार का सिद्धांत क्या है? पर्याप्तता, संतुलन और विविधता सभी संतुलित आहार के सिद्धांत हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। सार्वजनिक स्वास्थ्य का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? रोग रोकथाम, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का लक्ष्य है। भोजन योजना का अर्थ है, क्या अर्थ है? भोजन योजना सुरक्षित व पोषक भोजन प्रदान करता है। जीवन चक्र पोषण में शामिल है, क्या शामिल है? गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था तीनों ही जीवन चक्र पोषण में शामिल है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पोषण शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? जागरूकता, यह पोषण शिक्षा का उद्देश्य है। स्वास्थ्य सुधार का मूल आधार है, क्या है? संतुलित आहार लेना, व्यायाम करना और स्वच्छता बनाए रखना सभी स्वास्थ्य सुधार के मूल आधार हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त भी। देखो जहाँ पे भी चौथा ऑप्शन सही हो रहा है, उपरोक्त सभी वाला, तो सिर्फ चौथे को ही आपको सर्कल करना है, चारों को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही सिंगल करेक्ट होता है ना। तो फिलहाल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। तो एक जोक है, मास्टर जी बोलते हैं कि गज़ल और भाषण में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो एक लड़का होता है, चलो ठीक है तुम ही होते हो, तुम क्या बोलते हो? पराई स्त्री का हर लफ्ज़ गज़ल लगता है और अपनी बीवी का हर लफ्ज़ भाषण लगता है, ठीक है। तो भाई अब तुम अगर लड़की हो तो तुम्हारी बीवी तो हो नहीं सकती तो तुम थोड़ा सा चेंज कर देना, पराये पुरुष का हर लफ्ज़ गज़ल लगता है और अपने पति का हर लफ्ज़ भाषण लगता है चलो ठीक है, 101 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टॉप अब मिलेगा 201 पे। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य समूह का मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो अनाज ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य समूह का मुख्य उदाहरण है। शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। सुरक्षात्मक खाद्य समूह में मुख्यतः कौन शामिल होता है? तो फल और सब्जियां सुरक्षात्मक खाद्य समूह के
लिस्ट में शामिल होते हैं। दूध को किस प्रकार का खाद्य माना जाता है? तो दूध को शरीर निर्माण करने वाला खाद्य माना जाता है। दालें मुख्यतः किस पोषक तत्व का स्रोत हैं? तो दाल आपके प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। संतुलित आहार का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना संतुलित आहार का मुख्य सिद्धांत है। भोजन योजना को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सामाजिक कारक कौन सा है? तो आय यह भोजन योजना को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। अधिक ऊर्जा सेवन और कम शारीरिक गतिविधि से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो और शारीरिक गतिविधि कम है तो मोटापा जैसी सिचुएशन आती है। किशोरावस्था में पोषण आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? तो तीव्र गति और विकास के कारण पोषण आवश्यकता बढ़ जाती है। भारी शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। RDA मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस निर्धारित करने में कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो भाषा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस निर्धारित करने में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि भाषा थोड़ी बताएगा कि किसी इंसान को कितना खाना चाहिए, ठीक है। वो तो इंसान का आयु बताएगा, बच्चा है कि बड़ा है, लिंग बताएगा, मेल है कि फीमेल है, शारीरिक गतिविधि बताएगा कि ऑफिस में काम करता है कि कहीं साइड पे काम करता है। उस हिसाब से उसका RDA अलग अलग। RDA मतलब वही है कि कोई चीज़ कितना खाना चाहिए, ठीक है। तो भाषा का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता विशेष रूप से बढ़ जाती है? तो आयरन की आवश्यकता विशेष रूप से बढ़ जाती है। स्तनपान कराने वाली महिला को अतिरिक्त रूप से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में ऊर्जा आवश्यकता सामान्यतः क्यों घटती है? तो गतिविधि कम होने से वृद्धावस्था में ऊर्जा आवश्यकता घट जाती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रमुख रोग कौन सा है? तो क्वाशीरोडकर यह प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से बैरबेरी नाम की बीमारी होती है। विटामिन A की अधिकता से क्या होता है? अगर आपको जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा विटामिन A कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपके अंदर एक पॉइजन का ही काम करेगा, ठीक है। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो अगर आप फ्लोराइड अधिक कंज्यूम कर रहे हो तो फ्लोरोसिस जैसी समस्या हो सकती है। आयोडीन की अधिकता से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो थायराइड ग्रंथि पर आयोडीन की अधिकता से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आयरन की अधिकता से शरीर में कौन सी स्थिति हो सकती है? अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आयरन कंज्यूम कर रहे हो तो हेमोक्रोमैटिक्स जैसी समस्या आपके शरीर के अंदर हो सकती है। शरीर के तापमान नियंत्रण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए बोला जाता है कि जितना पॉसिबल हो पानी पियो और डेली बेसिस पे नहाना बहुत कंपल्सरी होता है, ठीक है। क्योंकि जान रहे हो बॉडी क्या एक मशीन है। अब मशीन के अंदर फंक्शन अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो एनर्जी जनरेट हो रहा है तो उसको कूल डाउन करने के लिए कुछ चाहिए, तो उससे के लिए पानी पीते हो। लेकिन भाई पानी उतना सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी पूरे बॉडी को अगर आप एक बार ऊपर से वाटर से टच कांटेक्ट में डालते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। निर्जलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कमी अगर आपके बॉडी के अंदर है तो निर्जलीकरण जैसी समस्या होती है। निम्न में से कौन इलेक्ट्रोलाइट है? तो सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ORS घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना ORS घोल का मुख्य उद्देश्य है। कल रात को ऐसा हुआ कि एक पपी छोटा सा घूम रहा था, वो घर में आ गया और सीन ऐसा हो गया है कि वो अब बाहर ही नहीं जा रहा है जा भी रहा है तो घूम फिर के वापस आ जा रहा है। थोड़ा बहुत आपको नॉइस आ रहा होगा तो वही नीचे सब उसी के साथ खेल रहे हैं और ऐसा है कि लगेगा ही नहीं कि वो कल का आया हुआ है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए आए उसको, लेकिन फिर भी उसका सबसे एकदम फ्रेंडली चल रहा है। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है, फ्यूचर का मालूम नहीं, क्योंकि अपने घर में भी छोटे बच्चे हैं, उसका पूँछ पकड़ के खींच रहे हैं तो वो भी कब तक कंट्रोल करेगा। 5 वर्षीय बच्चे में सूजा हुआ पेट और बाल झड़ना किस रोग का संकेत है? तो यह क्वाशीरोडकर का संकेत हो सकता है, ठीक है। रात में देखने में कठिनाई किस पोषक तत्व की कमी का संकेत है? तो विटामिन A की कमी का संकेत है। नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या बोलते हैं ना।
हड्डियों का मुलायम होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी अगर है तो हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं। मुलायम मतलब क्या? टूट सकती हैं, ठीक है। मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगते हैं। एनीमिया मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो एनीमिया आपकी आयरन की कमी से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। रक्त जमाने की प्रक्रिया में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के रक्त जमाने की प्रक्रिया में आवश्यक विटामिन है। शरीर में ऊर्जा संग्रह के रूप में कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है? तो वसा ऊर्जा संग्रह के रूप में कार्य करता है। अगर आप वसा कंज्यूम कर रहे हो तो जितना ज़रूरत है उतना बॉडी इस्तेमाल करेगी। अगर लेकिन एक्स्ट्रा है तो फैट के रूप में स्टोर कर देगी, और फ्यूचर में अगर आप किसी दिन खाना नहीं खाते हो तो उस दिन वो इस्तेमाल हो जाता है। आहार रेशा का मुख्य लाभ क्या है? तो कब्ज की रोकथाम आहार रेशा का मुख्य लाभ है। संतुलित आहार में विविधता का क्या अर्थ है? तो विविधता मतलब विभिन्न खाद्य समूहों का सेवन करना। उच्च रक्तचाप में रोगी को किसका सेवन कम करना चाहिए? तो अगर उच्च रक्तचाप की स्थिति है तो नमक का सेवन कम करना चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो विटामिन सी सहायक है। मोटापा मापने का सामान्यतः सूचकांक कौन सा है? तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मोटापा को मापने का एक सूचकांक है। बीएमआई की गणना कैसे की जाती है? तो वही बोला ना, वजन को केजी में रख लो, हाइट को मीटर स्क्वायर में रख कर डिवाइड कर दो, उससे करी जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य है। कुपोषण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो अल्प पोषण और अधिक पोषण ये कुपोषण के प्रकार होते हैं। जीवन चक्र पोषण की अवधारणा में क्या शामिल है? तो गर्भावस्था, शैशव और बाल्यावस्था तीनों ही जीवन चक्र पोषण की अवधारणा में शामिल है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। भोजन सुरक्षा का क्या अर्थ है? क्या है? तो सुरक्षित और स्वच्छ भोजन, यह भोजन सुरक्षा का अर्थ होता है। पाचन में सहायक प्राकृतिक एंजाइम किस खाद्य में अधिक पाए जाते हैं? तो फलों के अंदर अधिक पाए जाते हैं। संतुलित आहार के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? विविधता, संतुलन और पर्याप्तता, यह संतुलित आहार के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। उच्च फाइबर आहार से कौन सा लाभ होता है? तो उच्च फाइबर आहार लेने से पाचन सुधार रहती है। और लाडले गुलाब का फूल मिला कि नहीं? अरे ना, कल ऐसे ही भैया स्क्रॉल कर रहे थे तो उसी में आया था, कल रोज डे था ना, तो बहुत हंसी आ रही थी। वो जो अरे और लाडले वाला मीम नहीं है उसी में कि मिला कि नहीं? मिला तो नहीं होगा तुमको, ऐसे वाला था। बहुत फनी कमेंट वगैरह भी थे उस पर। शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में कौन सा तत्व सहायक है? तो आयरन शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में सहायक पोषक तत्व है। संतुलित जीवन शैली में कौन शामिल है? तो व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद सभी संतुलित जीवन शैली में शामिल है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही भोजन आदतें विकसित करना पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन परिभाषा में कौन सा आयाम शामिल है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी आयाम स्वास्थ्य की पोषण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई परिभाषा में शामिल है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। स्वस्थ समाज के निर्माण का मूल आधार क्या है? तो संतुलित आहार, स्वच्छता और शिक्षा, ये सभी स्वस्थ समाज के निर्माण के मूल आधार हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से शरीर में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा कंज्यूम करने से 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो अनाज जटिल कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। आवश्यक अमीनो अम्ल का अर्थ क्या है? तो भोजन से प्राप्त होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो दूध उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन का स्रोत है। शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होते हैं। आवश्यक फैटी एसिड का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका संरचना बनाए रखना आवश्यक फैटी एसिड का मुख्य कार्य होता है। संतृप्त वसा का अत्यधिक सेवन किस रोग के जोखिम को बढ़ाता है? तो हृदय रोग के जोखिम को संतृप्त वसा का अत्यधिक सेवन बढ़ाता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी
पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक खनिज है। थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है। प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायक खनिज कौन सा है? तो जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायक खनिज है। जल संतुलन बनाए रखने में मुख्य इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो सोडियम जल संतुलन बनाए रखने में मुख्य इलेक्ट्रोलाइट होता है। गर्भावस्था में अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो रक्त मात्रा बढ़ना। रक्त की मात्रा मतलब वही है, एक जीव और पल रहा है तो रक्त की मात्रा बढ़ेगी, तो इसीलिए आयरन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। शिशु के लिए जन्म के बाद पहले 6 महीनों में सर्वोत्तम आहार क्या है? तो स्तन दूध, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। पूरक आहार शुरू करने की सही आयु क्या है? तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तब आप पूरक आहार शुरू कर सकते हो। कम जन्म वजन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो मातृ कुपोषण, यह बच्चे के कम जन्म वजन का प्रमुख कारण हो सकता है। शिशु में वृद्धि का प्रमुख सूचक क्या है? तो वजन बढ़ना बच्चों में वृद्धि का प्रमुख सूचक होता है। मधुमेह नियंत्रण के लिए किस आहार सिद्धांत का पालन करना चाहिए? तो नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट सेवन, यह मधुमेह नियंत्रण के लिए सिद्धांत पालन करना चाहिए। उच्च रक्तचाप में किस पोषक तत्व का सेवन सीमित करना चाहिए? तो नमक का सेवन सीमित करना चाहिए। कब्ज की रोकथाम के लिए कौन सा आहार उपयोगी है? तो उच्च फाइबर वाला आहार कब्ज की रोकथाम के लिए उपयोगी है। दस्त की स्थिति में शरीर को क्या देना चाहिए? तो दस्त की स्थिति में ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना चाहिए। मोटापे का प्रमुख कारण क्या है? तो ऊर्जा सेवन अगर अधिक हो रही है तो मोटापे का ये कारण हो सकता है। प्रतिरक्षा बढ़ाने में विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो खट्टे फल, वही बोला ना, विटामिन सी वाले फल प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले अच्छे स्रोत होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य का उदाहरण क्या कौन सा है? तो दही प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ के अच्छे उदाहरण है, तो ये पाचन सुधार करने वाले। एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो मुक्त कणों से रक्षा करना, यह एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य है। संतुलित आहार में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊतक निर्माण करना संतुलित आहार के अंदर प्रोटीन का मुख्य कार्य है। आहार रेशा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो साबुत अनाज आहार रेशा का मुख्य स्रोत है। स्वास्थ्य की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन परिभाषा में क्या शामिल है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति शामिल है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। भोजन सुरक्षा का अर्थ क्या है? सुरक्षित और पोषण भोजन की उपलब्धता, यह भोजन सुरक्षा का अर्थ होता है। पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आहार आदतें विकसित करना, यह पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। संतुलित आहार का सिद्धांत पर्याप्तता का क्या अर्थ है? सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होना, यह संतुलित आहार का सिद्धांत का अर्थ है। शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया किस पोषक तत्व से संबंधित है? तो यह प्रोटीन से संबंधित है। ऊर्जा असंतुलन का परिणाम क्या हो सकता है? तो ऊर्जा असंतुलन होने से, ऊर्जा असंतुलन मतलब जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो मोटापे जैसी समस्या होती है। जीवन चक्र पोषण का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक आयु में उचित पोषण लेना, यह जीवन चक्र पोषण का उद्देश्य है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य लक्ष्य क्या है? रोग रोकथाम, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य लक्ष्य होता है। संतुलित जीवन शैली में क्या शामिल है? तो व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेना सभी संतुलित जीवन शैली में शामिल है। देखो जहाँ भी 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं तो उसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है। कुपोषण का प्रमुख परिणाम क्या है? तो वृद्धि बाधित हो जाती है कुपोषण से। ऊर्जा आवश्यकता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। उच्च वसा आहार का दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकता है? तो हृदय रोग उच्च वसा आहार का दीर्घकालीन प्रभाव हो सकता है। संतुलित आहार में विविधता क्यों आवश्यक है? तो सभी पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु विविधता आवश्यक है। भोजन योजना बनाते समय आर्थिक स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो इनकम ही क्या खाओगे वो डिसाइड करता है, ठीक है। खाद्य चयन प्रभावित होता है, ठीक है।
प्रोटीन की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रोटीन की कमी से वृद्धि रुक जाती है। आहार में अधिक चीनी सेवन से क्या जोखिम बढ़ता है? तो अगर आप आहार के अंदर अधिक चीनी का सेवन कर रहे हो तो इससे मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। भोजन स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोग रोकथाम करना, यह भोजन स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो सभी आवश्यक तत्व इससे मिलते हैं। यह प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए संतुलित इसीलिए प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? कुपोषण को कम करना राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। स्वास्थ्य संवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली, यह स्वास्थ्य संवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, तो चलो यार 201 पे आ गए तो कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो एक और जोकी है। ठीक है, तो पत्नी बोलती है अपने पति से, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो। तो पति बोलता है, अरे नहीं भाग्यवान, इतना ही काफ़ी है। समझे? समझ गए तो भाई बता देना, नहीं समझे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं 201 से। नेक्स्ट स्टॉप 301। संतुलित आहार की परिभाषा क्या है? तो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा देने वाला भोजन संतुलित आहार कहलाता है। भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, यह ऊर्जा देने वाले प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो दालें शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थों के प्रमुख उदाहरण हैं। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों से सुरक्षा देना, यह सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ का मुख्य कार्य होता है। भोजन योजना में विविधता का महत्व क्या है? तो भोजन योजना में विविधता मतलब अलग अलग चीज़ें लेने से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंततः किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज के रूप में होता है। प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। वसा के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यह वसा के पाचन में अंतिम उत्पाद मतलब छोटी इकाई यार। ठीक है, जैसे प्रोटीन की बात करें तो किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो जब उसका डाइजेशन हुआ तो छोटे 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 पार्ट्स में टूटेगा, तो लास्ट छोटी इकाई क्या बचेगी? अमीनो एसिड बचेगी। वैसे ही फैट की बात करें तो वो किससे बने हुए हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने हुए हैं। तो जब उनका पाचन होगा तो क्या आखिरी इकाई क्या बचेगी? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बचेंगे। शरीर में ऊर्जा संग्रह का प्रमुख रूप क्या है? तो वसा हमारे बॉडी में ऊर्जा को स्टोर करने का प्रमुख रूप है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स जैसी बीमारियाँ होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो विटामिन सी की कमी है तो बॉडी के अंदर स्कर्वी जैसी बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गोइटर जैसी बीमारी होती है। आयरन की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आयरन की कमी से एनीमिया जैसी समस्या उत्पन्न होती है। प्रोटीन की गंभीर कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की अगर ज़्यादा आपके अंदर कमी है तो क्वाशीरोडकर जैसी बीमारी हो सकती है। अधिक ऊर्जा सेवन और कम गतिविधि से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो मोटापे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुदाय का स्वास्थ्य सुधार करना, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है। पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? कुपोषण को कम करना पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य होता है। आईसीडीएस कार्यक्रम मुख्यतः किसके लिए है? तो आईसीडीएस कार्यक्रम महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है। आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का पोषण को सुधारना है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पोषण मध्याह्न भोजन मिलता है उसी की बात कर रहा है। शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। आहार रेशा का मुख्य लाभ क्या है? तो आहार रेशा कब्ज को रोकता है। उच्च फाइबर आहार का स्रोत कौन सा है? तो साबुत अनाज उच्च फाइबर आहार के स्रोत हैं। स्वस्थ जीवन शैली में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, ये सभी स्वस्थ जीवन शैली में आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। एक व्यक्ति में थकान, पीली त्वचा और कमजोरी है तो संभावित कमी क्या है?
उसके अंदर आयरन की कमी हो सकती है। बच्चे के टांगे मुड़ी हुई हो तो संभावित जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बार क्या होता है जन्म के समय उनकी टांगे मुड़ी हुई दिखती है, एक जैसे एक दूसरे की तरफ हुई दिखती हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे बट बोन पैरों की बोन ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाई, तो वो विटामिन डी की कमी से हो सकता है। व्यक्ति को मसूड़े से खून आता है तो किसकी कमी हो सकती है, तो उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है। स्कर्वी बीमारी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है ना, उसका भी वही धातु से खून आता है। सूजी हुई ग्रंथि मतलब गर्दन किसकी कमी से होता है, तो यह आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर घेंगा जिसको बोलते हैं वह बीमारी। भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जस्ट ठीक है। भोजन स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खाद्य जनित रोगों की रोकथाम करना, यह भोजन स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य होता है। भोजन योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो आयु और गतिविधि स्तर तीनों ही भोजन योजना बनाते समय महत्वपूर्ण कारक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। संतुलित आहार का सिद्धांत पर्याप्तता का अर्थ क्या है, तो पर्याप्तता मतलब आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व। जीवन चक्र पोषण का अर्थ क्या है, तो प्रत्येक आयु में उचित पोषण लेना जीवन चक्र पोषण का अर्थ है। ऊर्जा आवश्यकता अधिक किसमें होती है, तो बच्चों के अंदर अधिक होती है। संतुलित आहार प्रतिरक्षा को क्यों बढ़ाता है, तो यह सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, इसीलिए प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। कुपोषण का दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकता है, अगर लंबे समय तक कुपोषण है तो आपकी वृद्धि रोक सकती है। अधिक नमक सेवन से कौन सा जोखिम बढ़ता है, तो अधिक नमक का सेवन करने से उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन का खतरा रहता है। भोजन सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो सुरक्षित और स्वच्छ भोजन देना, यह भोजन सुरक्षा का अर्थ होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऊतक निर्माण करना प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। वसा का प्रमुख कार्य क्या है, तो ऊर्जा संग्रह करना वसा का प्रमुख कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो ऊर्जा देना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। स्वस्थ समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संतुलित आहार, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा सभी ही स्वस्थ समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कुपोषण को कम करना। शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो मरम्मत की प्रक्रिया प्रोटीन से संबंधित है। उच्च वसा आहार में दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकता है, तो हृदय रोग जैसा खतरा हो सकता है। संतुलित आहार का सिद्धांत, संतुलन का अर्थ क्या है, तो संतुलन मतलब होता है सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होना। पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही आहार व्यवस्था विकसित करना पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य संवर्धन का आधार क्या है, तो संतुलित आहार और जीवन शैली यह स्वास्थ्य संवर्धन का आधार होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य क्या है, रोग रोकथाम करना, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य होता है। भोजन योजना बनाते समय पोषण प्राथमिकता क्यों महत्वपूर्ण है, तो स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु भोजन योजना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन शैली का मूल सिद्धांत क्या है, संतुलित आहार, व्यायाम और स्वच्छता, ये सभी स्वस्थ जीवन शैली के मूल सिद्धांत हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ प्रारंभ होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन प्रक्रिया मुख में ही प्रारंभ हो जाती है। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है, तो प्रोटीन आपके आमाशय के अंदर पचता है। वसा के पाचन में कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पित्त बाइल जूस जिसको आप बोलते हो, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, तो छोटी आंत के अंदर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन का मूल जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको हम चयापचय मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR का अर्थ क्या है, तो विश्राम की अवस्था में ऊर्जा व्यय BMR कहलाता है। भोजन के पाचन में सहायक एंजाइम मुख्यतः कहाँ से स्रावित होते हैं, तो यह अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ग्लूकोज का अतिरिक्त भार शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो अगर आप ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो तो बॉडी के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर। शरीर में वसा का मुख्य भंडारण स्थल कौन सा होता है, तो वसा ऊतक, ये सभी वसा भंडारण के मुख्य जगह होते हैं। प्रोटीन का अत्यधिक सेवन शरीर में किस पर अतिरिक्त भार डालता है, अगर आप अधिक प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपके गुर्दे लीवर वगैरह पे अतिरिक्त भार डालता है। खाद्य जनित रोगों का मुख्य कारण क्या है, तो सूक्ष्म जीव संक्रमण, यह खाद्य जनित रोगों का मुख्य कारण है। भोजन को सुरक्षित रखने
की प्रभावी विधि कौन सी है? तो शीत भंडारण, मतलब ठंडी जगह पे रखना, जैसे रेफ्रिजरेटर नहीं, हाँ उसमें भी रख सकते हो या फ्रिज वगैरह में। ये सभी भोजन को सुरक्षित रखने के अच्छे तरीके हैं। पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है? तो रोगजनक जीवाणु नष्ट करना पाश्चुरीकरण का उद्देश्य होता है। भोजन स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग रोकथाम, यह भोजन स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य होता है। दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है? तो दूषित भोजन करने से डायरिया जैसा बीमारी हो सकती है। मधुमेह रोगी के लिए उपयुक्त आहार सिद्धांत क्या है? तो मधुमेह रोगी के लिए नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। उच्च रक्तचाप में किसका सेवन सीमित करना चाहिए? तो उच्च रक्तचाप के अंदर नमक का सेवन सीमित करना चाहिए। एनीमिया रोगी के लिए उपयुक्त पोषक तत्व कौन सा है? तो एनीमिया रोगी के लिए आयरन सबसे उपयुक्त पोषक तत्व है। कब्ज की स्थिति में किस प्रकार का आहार लाभकारी है? तो कब्ज की स्थिति के अंदर उच्च फाइबर का आहार लाभकारी होता है। दस्त की स्थिति में प्राथमिक आहार उपचार क्या है? तो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेना, यह दस्त की स्थिति में प्राथमिक आहार उपचार है। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कुपोषण को कम करना पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, कार्यक्रम किस समूह के लिए विशेष रूप से बनाया गया है? तो यह महिला और बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो स्कूली बच्चों का पोषण सुधार करना मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किस रोग की रोकथाम में होता है? तो गोइटर, घेंघा के रोकथाम में होता है। विटामिन ए पूरकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो विटामिन ए अच्छे से लेने से आपकी दृष्टि सुरक्षा बनी रहती है, वही कमी रहेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जैसी समस्या हो सकती है। संतुलित आहार में विविधता क्यों आवश्यक है? तो सभी पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु विविधता आवश्यक है। जीवन चक्र पोषण का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक आयु में उचित पोषण लेना। स्वस्थ जीवन शैली में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद सभी स्वस्थ जीवन शैली में आवश्यक पोषक तत्व हैं। ऊर्जा आवश्यकता अधिक किसमें होती है? तो बच्चों में अधिक होती है। भोजन योजना बनाते समय अधिक आर्थिक स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो खाद्य चयन प्रभावित होता है इससे। कुपोषण का दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकता है? तो लंबे समय तक कुपोषण रहने से आपकी वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अधिक वसा का सेवन का दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकता है? अगर आप ज़्यादा वसा कंज्यूम कर रहे हो तो हृदय रोग जैसी समस्या हो सकती है। संतुलित आहार प्रतिरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो संतुलित आहार आपके प्रतिरक्षा को सभी आवश्यक पोषक तत्व देकर अच्छा करता है। भोजन सुरक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो भोजन सुरक्षा का मुख्य सिद्धांत सुरक्षित और स्वच्छ भोजन देना है। पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ आहार व्यवहार विकसित करना है। प्रोटीन का मुख्य जैविक कार्य क्या है? तो ऊतक निर्माण और मरम्मत करना प्रोटीन का मुख्य जैविक कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जैविक कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जैविक कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है, पहला ऑप्शन सही है। वसा का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऊर्जा संग्रह करना वसा का प्रमुख कार्य होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो चयापचय नियमन, यह विटामिन का मुख्य कार्य होता है। खनिजों का मुख्य कार्य क्या है? तो संरचनात्मक और नियामक कार्य खनिजों का मुख्य कार्य होता है। स्वस्थ समाज के निर्माण का मूल आधार क्या है? तो संतुलित आहार, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा सभी स्वस्थ समाज के निर्माण के मूल आधार हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कुपोषण को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य साधन क्या है? संतुलित आहार और जीवन शैली स्वास्थ्य संवर्धन के मुख्य साधन होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? रोग रोकथाम, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुख्य लक्ष्य होते हैं। भोजन योजना का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य बनाए रखना भोजन योजना का अंतिम उद्देश्य है। पोषण स्थिति का मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो आहार, शारीरिक माप और जैव रासायनिक परीक्षण से पोषण स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। संतुलित आहार का सिद्धांत संतुलन क्या दर्शाता है? तो संतुलित आहार का सिद्धांत संतुलन पोषक तत्वों का उचित अनुपात दर्शाता है। कुपोषण की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो कुपोषण को रोकने के लिए संतुलित आहार करना सबसे प्रभावी होता है। स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। स्वस्थ जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? तो संतुलित आहार लेना, व्यायाम करना और स्वच्छता बनाए रखना स्वस्थ जीवन का मूल सिद्धांत है। ठीक है, तो फाइनली आपका इंतज़ार खत्म हुआ। अब
तीसरा जोक आप पे मारा जा रहा है। तो देखते हैं क्या है भाई। तो सीन ऐसा है, परीक्षा में एक छात्र कॉपी पर फूल बना रहा था, ठीक है। तो टीचर बोलते हैं लिखने की जगह फूल क्यों बना रहे हो? तो छात्र बोलता है कि ये फूल मेरी याददाश्त को समर्पित है जो अभी अभी गुजर गई। ऐसा तुम मत कर देना भाई, तुम्हारा OMR है। कुछ नहीं तो गोला बना के आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होता ही नहीं है। होता है ना कि फूल समर्पित किया जाता है जाने वालों को, तो उसने अपनी याददाश्त को ही समर्पित कर दिया। ठीक है, तो 301 तो देखा ही नहीं। क्या है, शरीर में नाइट्रोजन संतुलन किस पोषक तत्व से संबंधित है? तो यह प्रोटीन से संबंधित है, ठीक है। आवश्यक अमीनो अम्ल का अर्थ क्या है? जो शरीर स्वयं नहीं बना सकता। देखो ना, अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ी सी बातें कर लें, थोड़ा भी केमिस्ट्री हमने भी पढ़ी हुई है। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इसेंशियल अमीनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो इसको हम अनावश्यक अमीनो अम्ल बोल सकते हो। देखो, ऐसी चीज़ें जो बॉडी खुद से बना लेती है, ठीक है, उसको हम नॉन इसेंशियल की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। नॉन इसेंशियल की कैटेगरी के अंदर रखने का मतलब उसको हमको बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिसको हमको बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है, वो हो गया नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, उसको हमको बाहर से खा के लेना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ऐसे अमीनो एसिड जो शरीर स्वयं नहीं बना सकता, वो आवश्यक अमीनो एसिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत पहले छूट गई है, लेकिन फिर भी पीछा हमने नहीं छोड़ा है उसका, ठीक है। लिपोप्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में वसा का परिवहन लिपोप्रोटीन का मुख्य कार्य है। HDL का अच्छा कोलेस्ट्रॉल, HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? तो यह कोलेस्ट्रॉल को उत्कोच से यकृत तल तक ले जाता है, इसीलिए HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है। LDL का उच्च स्तर किससे संबंधित है? तो LDL का उच्च स्तर आपके बॉडी के अंदर हृदय रोग खतरे का हो सकता है निशानी। ऊर्जा का मापन सामान्यतः किस इकाई में किया जाता है? तो ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी में किया जाता है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF क्या दर्शाता है? तो यह भोजन पाचन में ऊर्जा व्यय को दर्शाता है। उपवास की अवस्था में शरीर का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो ग्लाइकोजन जो बॉडी के अंदर स्टोर है, वह उपवास की अवस्था में बॉडी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है। दीर्घ उपवास में ऊर्जा स्रोत मुख्यतः क्या बन जाता है? तो अगर लंबे समय तक उपवास है, जैसे नवरात्र में 9 दिन का उपवास कई लोग रखते हैं, तो अगर सिर्फ पानी वो पी रहे हैं तो उनके बॉडी का जो एक्स्ट्रा वसा है वही इस्तेमाल होने लगता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त ग्लूकोज कम करना है, ठीक है। हाइपर लिपिडेमिया में किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए? तो हाइपर लिपिडेमिया के अंदर संतृप्त वसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए। गुर्दा रोग में प्रोटीन सेवन सामान्यतः कैसा होना चाहिए? तो नियंत्रित होना चाहिए। यकृत रोग में उपयुक्त आहार सिद्धांत क्या है? तो आसानी से पचने वाला भोजन उपयुक्त आहार सिद्धांत कहलाता है। मोटापा प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा संतुलन मोटापा प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत होता है। हृदय रोग में लाभकारी आहार क्या है? तो कम संतृप्त वसा, यह हृदय रोग में लाभकारी आहार होता है। भोजन योजना का पहला चरण क्या है? तो आवश्यकता निर्धारण करना, यह भोजन योजना का पहला चरण होता है। भोजन विविधता का पोषण महत्व क्यों है? तो सभी पोषक तत्व इससे मिलते हैं। आर्थिक भोजन योजना का सिद्धांत क्या है? तो कम लागत में संतुलित पोषण लेना आर्थिक भोजन योजना का सिद्धांत है। खाद्य विनियम सूची का उपयोग किस लिए होता है? तो समान पोषण मूल्य वाले खाद्य समूहों के चयन के लिए होता है। संतुलित आहार योजना में भाग आकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऊर्जा नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण है। BMI का उपयोग किसके आकलन में होता है? तो BMI का उपयोग पोषण की स्थिति के आकलन में होता है। एंथ्रोपोमेट्री में क्या शामिल है? तो एंथ्रोपोमेट्री के अंदर शरीर का माप शामिल होता है। आहार सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो आहार सर्वेक्षण का उद्देश्य भोजन सेवन का मूल्यांकन करना है। जैव रासायनिक परीक्षण किसके आकलन में सहायक है? तो जैव रासायनिक परीक्षण
पोषक तत्व स्थिति के आकलन में सहायक है। क्लिनिकल लक्षण किसका संकेत दे सकते हैं? तो क्लिनिकल लक्षण पोषक तत्व की कमी का संकेत दे सकते हैं। पोषण निगरानी का उद्देश्य क्या है? तो पोषण स्थिति की निरंतर निगरानी करना, यह पोषण निगरानी का उद्देश्य होता है। खाद्य सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? तो खाद्य में पोषक तत्व जोड़ना खाद्य सुदृढ़ीकरण कहलाता है। डबल फोर्टिफाइड नमक किससे समृद्ध होता है? तो डबल फोर्टिफाइड मतलब वही डबल, क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, हाँ याद नहीं आ रहा है ठीक है। डबल फोर्टिफाइड नमक मतलब क्या? उसके अंदर आयोडीन और आयरन की मात्रा अच्छी है। सामुदायिक पोषण का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनसंख्या स्वास्थ्य को सुधार करना। जोखिम समूह में कौन शामिल है? तो गर्भवती महिलाएं जोखिम समूह में शामिल होती हैं। फंक्शनल फूड का अर्थ क्या है? तो स्वास्थ्य लाभ देने वाले भोजन फंक्शनल फूड कहलाते हैं। प्रोबायोटिक क्या है? तो लाभकारी जीवाणु प्रोबायोटिक कहलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्री रेडिकल से रक्षा करना एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या दर्शाता है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रक्त ग्लूकोज पर प्रभाव दर्शाता है। उच्च फाइबर आहार का लाभ क्या है? तो उच्च फाइबर आहार लेने से पाचन सुधार होता है। पोषण संक्रमण किसे दर्शाता है? तो पोषण संक्रमण आहार पैटर्न परिवर्तन को दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभों में कौन कौन सा शामिल है? तो उपलब्धता, यह खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभों में से एक है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संवर्धन में पोषण की भूमिका क्या है? तो रोग जोखिम कम करना, यह स्वास्थ्य संवर्धन के अंदर पोषण की मुख्य भूमिका होती है। दीर्घकालीन रोग रोकथाम में प्रमुख कारक क्या है? तो संतुलित आहार, यह दीर्घकालीन रोग की रोकथाम में प्रमुख कारक है। जीवन गुणवत्ता सुधार में पोषक तत्व क्यों महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक कार्य क्षमता बनाए रखना है, इसीलिए जीवन गुणवत्ता सुधारने में पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर के लिए ऊर्जा संतुलन का अर्थ क्या है? कि ऊर्जा का सेवन ऊर्जा के व्यय के बराबर है। भोजन का सामाजिक महत्व क्या है? तो सांस्कृतिक और स्वास्थ्य भूमिका भोजन का सामाजिक महत्व है। पोषण शिक्षा का प्रभाव क्या है? तो आहार व्यवहार सुधार पोषण शिक्षा का प्रभाव है। स्वास्थ्य नीति में पोषण का स्थान क्या है? तो स्वास्थ्य नीति के अंदर पोषण का स्थान प्रमुख निर्धारक के रूप में है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल आधार क्या है? रोगों की रोकथाम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल आधार होता है। जीवन चक्र दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो हर आयु में पोषण आवश्यकता हेतु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, सतत पोषण का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल आहार लेना सतत पोषण कहलाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार का मुख्य साधन क्या है? तो पोषण हस्तक्षेप सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार का मुख्य साधन है। स्वस्थ जीवन शैली के 3 स्तंभ कौन से हैं? तो आहार, व्यायाम और स्वच्छता स्वस्थ जीवन शैली के 3 स्तंभ हैं। समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति समग्र स्वास्थ्य कहलाती है। खाद्य प्रसंस्करण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो खाद्य संरक्षण अवधि बढ़ाना खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य होता है। सुखाने विधि से खाद्य संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो जल गतिविधि कम करना सुखाने विधि से खाद्य संरक्षण का सिद्धांत है। किण्वन में मुख्यतः क्या बनता है? तो किण्वन में कार्बनिक अम्ल बनते हैं। खाद्य लेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य लेबल का मुख्य उद्देश्य पोषण जानकारी देना होता है। ट्रांस वसा का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है? तो ट्रांस वसा से हृदय रोग जोखिम बढ़ता है। विटामिन सी आयरन अवशोषण को कैसे प्रभावित करता है? तो विटामिन सी आयरन अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम का अत्यधिक सेवन किसके अवशोषण को कम करता है? तो अधिक कैल्शियम लेने से आयरन का अवशोषण कम हो जाता है। पाइटेट किस खनिज के अवशोषण को कम करता है? तो पाइटेट आपके आयरन के अवशोषण को कम करता है।
वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण हेतु क्या आवश्यक है? तो आहार रेशा लेना वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण हेतु आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कौन सा पोषक सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक प्रभावित होता है। मधुमेह आहार में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रक्त ग्लूकोज नियंत्रण हेतु ग्लाइसेमिक इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। गुर्दा विफलता में किस खनिज को सीमित करना आवश्यक है? तो गुर्दा विफलता के समय सोडियम का इस्तेमाल सीमित करना आवश्यक होता है। यकृत रोग में उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है? तो रिकवरी अवस्था में यकृत रोग में उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। मोटापा प्रबंधन में कौन सा आहार सिद्धांत उपयुक्त है? तो मोटापा प्रबंधन के अंदर कम ऊर्जा घनत्व भोजन का सिद्धांत उपयुक्त होता है। उच्च रक्तचाप प्रबंधन में डैश आहार का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो डैश का मुख्य सिद्धांत कम सोडियम और अधिक फल सब्जियों का उपयोग करना होता है। सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो प्रभावशीलता जानने हेतु सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों का मूल्यांकन आवश्यक है। पोषण शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो व्यवहार परिवर्तन संचार यह पोषण शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावी करने वाला माध्यम है। जोखिम समूह की पहचान का उद्देश्य क्या है? तो लक्षित हस्तक्षेप यह जोखिम समूह की पहचान का उद्देश्य होता है। खाद्य सुरक्षा का उपयोग घटक क्या दर्शाता है? तो शरीर द्वारा पोषक उपयोग खाद्य सुरक्षा का उपयोग घटक दर्शाता है। पोषण साक्षरता का अर्थ क्या है? तो पोषण जानकारी समझने की क्षमता पोषण साक्षरता कहलाती है। संस्थागत भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो समूह के लिए संतुलित भोजन लेना संस्थागत भोजन योजना का उद्देश्य है। मेनू योजना में मौसम का महत्व क्यों है? तो उपलब्धता और लागत इससे प्रभावित होती है। खाद्य भंडारण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सुरक्षित तापमान नियंत्रण यह खाद्य भंडारण का मुख्य सिद्धांत होता है। भोजन अपव्यय कम करने का प्रमुख उपाय क्या है? तो उचित योजना बनाना भोजन अपव्यय को कम करने का प्रमुख उपाय है। मानकीकृत रेसिपी का लाभ क्या है? तो पोषण व मात्रा स्थिरता मानकीकृत रेसिपी का लाभ होता है। पोषण सर्वेक्षण के प्रकारों में कौन शामिल है? तो आहार सर्वेक्षण पोषण सर्वेक्षण के प्रकारों में शामिल है। आहार संस्मरण विधि मतलब 24 आवर रिकॉल किसका आकलन करती है? तो यह हालिया भोजन सेवन का आकलन करती है। वृद्धि निगरानी का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की वृद्धि ट्रैक करना यह वृद्धि निगरानी का उद्देश्य होता है। पोषण संकेतक किसमें सहायक है? तो पोषण संकेतक नीति योजना बनाने में सहायक है। सामुदायिक स्तर पर बीएमआई का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बीएमआई का उपयोग कुपोषण को पहचानने के लिए किया जाता है। प्रीबायोटिक्स का कार्य क्या है? तो लाभकारी जीवाणु वृद्धि प्रीबायोटिक्स का कार्य है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का दीर्घकालीन लाभ क्या है? तो ऑक्सीडेटिव क्षति कम करना एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का दीर्घकालीन लाभ है। संपूर्ण अनाज का लाभ क्या है? तो उच्च फाइबर संपूर्ण अनाज का लाभ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का लाभ क्या है? तो हृदय स्वास्थ्य समर्थन यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का लाभ है। खाद्य विविधता सूचकांक किसका संकेत है? तो खाद्य विविधता सूचकांक आहार गुणवत्ता का संकेत है। पोषण नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो जन स्वास्थ्य सुधार करना पोषण नीति का प्रमुख लक्ष्य होता है। सतत खाद्य प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण व पोषण संतुलन बनाए रखना सतत खाद्य प्रणाली का उद्देश्य होता है। आहार दिशा निर्देश का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य आहार मार्गदर्शन या आहार दिशा निर्देश का उद्देश्य होता है। जीवन शैली रोगों की रोकथाम का प्रमुख उपाय क्या है? संतुलित आहार और सक्रिय जीवन यह जीवन शैली रोगों की रोकथाम का प्रमुख उपाय है। पोषण हस्तक्षेप का मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो यह परिणाम संकेतक से किया जाता है। समुचित पोषण का सामाजिक लाभ क्या है? तो इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य संवर्धन का बहुआयामी दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो यह आहार गतिविधि और पर्यावरण को दर्शाता है। आहार गुणवत्ता सुधार का मुख्य उपाय क्या है? विविध संतुलित भोजन यह आहार गुणवत्ता सुधार का मुख्य उपाय है। पोषण अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करना पोषण अनुसंधान का
मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य असमानता कम करने में पोषण की भूमिका क्या है? तो स्वास्थ्य असमानता कम करने में पोषण जोखिम समूह समर्थन करके भूमिका निभाता है। जीवन गुणवत्ता सूचकांक में पोषण क्यों शामिल है? तो पोषण आपके स्वास्थ्य स्थिति प्रभावित करता है, इसलिए शामिल है। व्यवहार परिवर्तन में पोषण परामर्श की भूमिका क्या है? तो स्वस्थ विकल्प प्रोत्साहन देने के लिए व्यवहार परिवर्तन में पोषण परामर्श की भूमिका होती है। राष्ट्रीय पोषण रणनीतियों का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? कुपोषण उन्मूलन दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। समग्र स्वास्थ्य का आधार क्या है? संतुलित आहार और जीवन शैली समग्र स्वास्थ्य का आधार होता है। स्वस्थ समाज निर्माण में पोषण की भूमिका क्या है? तो आधारभूत स्तंभ यह स्वस्थ समाज निर्माण में पोषण की भूमिका होती है। ठीक है, तो 400 भी कंप्लीट होता है। फिर से अपने आप को चार्ज करने के लिए कुछ और देखते हैं। तो एक और, चलो इस बार एक कविता लेते हैं। ठीक है, कविता का टाइटल है हम किसको कैसे याद आएंगे। लिखा किसने है? अनुपमा आर्या जी ने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जिंदा है, कल शायद गुजर जाएंगे, न जाने फिर ये पल कहाँ मिल पाएंगे। किसी की बातों में, किसी की कड़वाहटों में घुल जाएंगे। क्या हम किसी को याद आ भी पाएंगे? क्या याद बनकर किसी के दिल में रह पाएंगे? अच्छी बुरी खट्टी मीठी चाशनी में घुल पाएंगे। नया बसेरा फिर न जाने कहाँ बसाएंगे। फिर पता नहीं किसी को कितनी याद आएंगे। आंसू बनकर किसी की आँख से बह जाएंगे, या मुस्कान बनकर किसी के होठों से गुजर जाएंगे। आज जिंदा है, कल शायद गुजर जाएंगे। कैसा था? थोड़ा सा इमोशनल था लेकिन अच्छा था। चलिए तो लास्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला मतलब 401 पहला, गर्भावस्था में आयरन की आवश्यकता बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो रक्त आयतन की वृद्धि गर्भावस्था में आयरन की आवश्यकता बढ़ने का मुख्य कारण है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड का प्रमुख महत्व क्या है? तो यह न्यूरल ट्यूब दोष की रोकथाम में महत्वपूर्ण होता है। गर्भवती महिला के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो माँ और बूढ़े दोनों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है। गर्भावस्था में कैल्शियम की पर्याप्तता का मुख्य लाभ क्या है? तो कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेने से क्या होता है? भ्रूण का हड्डी निर्माण बेहतर तरीके से होता है। गर्भावस्था में अत्यधिक नमक सेवन का जोखिम क्या हो सकता है? तो अत्यधिक नमक का सेवन करने से उच्च रक्तचाप जैसी समस्या हो सकती है। स्तनपान कराने वाली माता में ऊर्जा आवश्यकता क्यों बढ़ती है? तो दुग्ध उत्पादन हेतु ऊर्जा आवश्यकता बढ़ जाती है। स्तन दूध का प्रमुख पोषण लाभ क्या है? तो स्तन दूध के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और यह पूर्ण पोषण का भी कार्य करते हैं, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में 6 महीने तो कुछ खाते पीते नहीं है, बाहरी जो भी है उनका माता के दूध से ही है, तो वो संपूर्ण भोजन कहलाता है। स्तनपान के दौरान जल सेवन पर्याप्त क्यों होना चाहिए? तो दूध स्राव समर्थन हेतु जल सेवन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अन्य स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या है? तो 6 माह लगातार सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। यही होता है अन्य स्तनपान। पूरक आहार कब प्रारंभ करना चाहिए? तो जन्म के 6 महीने बाद पूरक आहार प्रारंभ करना चाहिए। शिशु वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन शिशु वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। विटामिन डी की कमी वाले बच्चे में कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन डी की कमी वाले बच्चों के अंदर रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है। वृद्धि निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कुपोषण की शीघ्र पहचान करना। स्कूल आयु बच्चों के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो वृद्धि और सीखने हेतु संतुलित आहार आवश्यक है। किशोरावस्था में आयरन आवश्यकता अधिक क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर तीव्र वृद्धि होती है, इसलिए आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। वृद्धावस्था में ऊर्जा आवश्यकता सामान्यतः क्यों घट जाती है? क्योंकि शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। वृद्ध व्यक्तियों में फाइबर युक्त आहार का लाभ क्या है? तो इससे कब्ज की रोकथाम होती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम का महत्व क्यों है? क्योंकि हड्डी घनत्व संरक्षण देता है, हड्डी घनत्व को संरक्षण देता है। वृद्ध व्यक्तियों में जल संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह निर्जलीकरण का रोकथाम करती है।
वृद्धावस्था पोषण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कार्य क्षमता बनाए रखना प्रमुख लक्ष्य है। खाद्य मानक का उद्देश्य क्या है? तो खाद्य गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करना खाद्य मानक का मुख्य उद्देश्य है। FSSAI का मुख्य कार्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा नियमन करना FSSAI का मुख्य कार्य होता है। खाद्य संदूषण का जैविक कारण क्या है? तो सूक्ष्म जीव खाद्य संदूषण के जैविक कारक होते हैं। सुरक्षित भोजन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो स्वच्छ तैयारी सुरक्षित भोजन का मुख्य सिद्धांत होता है। क्रॉस कंटेमिनेशन का अर्थ क्या है? तो एक खाद्य से दूसरे में संक्रमण क्रॉस कंटेमिनेशन का अर्थ होता है। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया तीव्र करना एंजाइम का मुख्य कार्य होता है। ATP का मुख्य कार्य क्या है? तो ATP का मुख्य कार्य ऊर्जा वहन करना होता है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन उत्पादन क्या होता है? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक यूनिट है, तो वही अंतिम पाचन उत्पाद होता है। प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? तो अमीनो अम्ल है। वसा का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? तो यह फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल। अस्पताल आहार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तरल आहार कब दिया जाता है? तो पाचन क्षमता कम होने पर तरल आहार दिया जाता है। अर्ध ठोस आहार किसके लिए उपयुक्त है? तो यह रिकवरी अवस्था के लिए उपयुक्त है। उच्च प्रोटीन आहार किस स्थिति में उपयोगी है? तो यह ऊतक मरम्मत की स्थिति में उपयोगी होता है। कम वसा आहार किस रोग में उपयोगी है? तो कम वसा आहार पित्ताशय विकार रोग में उपयोगी होता है। पोषण हस्तक्षेप का लक्ष्य क्या है? तो पोषण स्थिति सुधार करना पोषण हस्तक्षेप का लक्ष्य होता है। जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या स्वास्थ्य सुधार करना। पोषण नीति निर्माण में डेटा क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जोखिम संचार का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य जोखिम जानकारी देना जोखिम संचार का उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य संवर्धन में बहुक्षेत्रीय सहयोग क्यों आवश्यक है? तो समग्र प्रभाव हेतु बहुक्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है। संतुलित आहार का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो संतुलित आहार से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। पोषण सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो इससे पर्याप्त और सुरक्षित भोजन उपलब्धता मिलती है। स्वास्थ्य सुधार में जीवन शैली की भूमिका क्या है? तो जीवन शैली एक प्रमुख निर्धारक होता है। आहार मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? तो यह स्वस्थ विकल्प चुनना आहार मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है। कुपोषण उन्मूलन का मुख्य साधन क्या है? तो संतुलित आहार लेना कुपोषण उन्मूलन का मुख्य साधन होता है। स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो शारीरिक मानसिक और सामाजिक संतुलन की स्थिति स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण दर्शाता है। पोषण शिक्षा का दीर्घकालीन लाभ क्या है? तो पोषण शिक्षा स्वस्थ व्यवहार करने में मदद करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है? तो संतुलित आहार लेना प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है। जीवन गुणवत्ता सुधार में प्रमुख कारक क्या है? तो स्वास्थ्यकर आहार लेना मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आहार लेना जीवन गुणवत्ता सुधार के लिए प्रमुख कारक है। स्वस्थ समाज के निर्माण में पोषण की भूमिका क्या है? तो पोषण मूल आधार होता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में क्यों आवश्यक है? क्योंकि शरीर के सभी क्रियाओं के लिए संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करना इसकी प्रमुख भूमिका होती है। प्रोटीन की मुख्य जैविक भूमिका क्या है? तो ऊतक निर्माण और मरम्मत प्रोटीन की मुख्य जैविक भूमिका होती है। वसा का प्रमुख शारीरिक कार्य क्या है? तो ऊर्जा संग्रह और इंसुलेशन वसा का प्रमुख शारीरिक कार्य होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो चयापचय नियमन विटामिन का मुख्य कार्य होता है। भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करना भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। खाद्य समूहों का उपयोग भोजन योजना में क्यों किया जाता है? तो पोषण संतुलन हेतु खाद्य समूहों का उपयोग भोजन योजना में किया जाता है। ठीक है। विविध आहार का पोषण लाभ क्या है? विविध आहार मतलब अलग अलग प्रकार का भोजन लेने से सभी पोषक तत्व बॉडी को मिलते हैं। भोजन योजना बनाते समय आर्थिक कारक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसा इनकम रहेगा वैसा आप भोजन योजना बनाओगे वैसा ही खाओगे, तो यह खाद्य चयन को प्रभावित करता है। भोजन विविधता का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है? तो इससे
पोषण गुणवत्ता में सुधार मिलती है। मधुमेह प्रबंधन में आहार का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यह नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट आहार का मुख्य सिद्धांत है। एनीमिया में कौन सा पोषक तत्व प्रमुख है? तो एनीमिया के अंदर आयरन प्रमुख पोषक तत्व होता है। उच्च रक्तचाप में किसका सेवन कम करना चाहिए? तो उच्च रक्तचाप के अंदर नमक का सेवन कम करना चाहिए। मोटापा प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है? तो मोटापा प्रबंधन ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। हृदय रोग जोखिम कम करने हेतु कौन सा आहार उपयुक्त है? तो कम संतृप्त वसा वाला आहार उपयुक्त होता है। जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या स्वास्थ्य का सुधार करना जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है। पोषण कार्यक्रमों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो यह प्रभावशीलता जानने हेतु किया जाता है। खाद्य सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? पोषक तत्व बढ़ाना खाद्य सुदृढ़ीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। जोखिम समूहों पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? तो कुपोषण जोखिम अधिक होता है, इसलिए जोखिम समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पोषण शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो स्वस्थ आहार व्यवहार करना पोषण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। सुरक्षित भोजन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो स्वच्छता सुरक्षित भोजन का मुख्य सिद्धांत होता है। खाद्य संदूषण का सामान्य कारण क्या है? तो सूक्ष्मजीव खाद्य संदूषण के सामान्य कारण होते हैं। शीत भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्मजीव वृद्धि कम करना शीत भंडारण का मुख्य उद्देश्य है। खाद्य लेबल उपभोक्ता को क्या जानकारी देता है? तो यह पोषण की जानकारी देता है। पार्श्वीकरण का मुख्य लाभ क्या है? तो इससे रोगजनक का नाश होता है। शिशु के लिए सर्वोत्तम प्रारंभिक आहार क्या है? तो स्तन दूध सर्वोत्तम प्रारंभिक आहार है। किशोरावस्था में पोषक क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि तीव्र गति से वृद्धि होती है, इसीलिए किशोरावस्था में पोषण महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था में संतुलित आहार का महत्व क्या है? तो इससे भ्रूण का विकास अच्छा होता है। वृद्धावस्था पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्य क्षमता बनाए रखना वृद्धावस्था पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है। जीवन चक्र पोषण का अर्थ क्या है? तो हर आयु में उचित पोषण देना जीवन चक्र पोषण का अर्थ होता है। पोषण स्थिति का मूल्यांकन किन से किया जाता है? तो आहार, एंथ्रोपोमेट्री और जैव रसायन से किया जाता है। संतुलित आहार का सिद्धांत पर्याप्तता क्या दर्शाता है? तो यह सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है, यह दर्शाता है। पोषण सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो पर्याप्त सुरक्षित भोजन पोषण सुरक्षा का अर्थ होता है। स्वास्थ्य संवर्धन में पोषण की भूमिका क्या है? तो रोग जोखिम कम करना स्वास्थ्य संवर्धन में पोषण की भूमिका होती है। खाद्य विविधता सूचकांक किसका संकेत है? तो यह आहार गुणवत्ता का संकेत होता है। दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो संतुलित आहार लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण क्या है? तो संतुलित आहार यह प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है। स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख घटक क्या है? तो नियमित शारीरिक गतिविधि स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख घटक होता है। पोषण हस्तक्षेप का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य सुधार पोषण हस्तक्षेप का अंतिम लक्ष्य होता है। जीवन गुणवत्ता सुधार में पोषण की भूमिका क्या है? तो कार्यक्षमता और स्वास्थ्य समर्थन जीवन गुणवत्ता सुधार में पोषण की मुख्य भूमिका होती है। समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा कहलाती है। स्वस्थ समाज निर्माण का आधार क्या है? संतुलित पोषण स्वस्थ समाज निर्माण का आधार है। पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ आहार व्यवहार पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। सतत पोषण का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल पोषण सतत पोषण का अर्थ होता है। स्वास्थ्य नीति में पोषण का स्थान क्या है? तो स्वास्थ्य नीति के अंदर पोषण प्रमुख निर्धारक होते हैं। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों का लक्ष्य क्या है? तो कुपोषण को कम करना राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों का लक्ष्य होता है। संतुलित जीवन का आधार क्या है? तो आहार, व्यायाम और स्वच्छता यह संतुलित जीवन का आधार है। पोषण हस्तक्षेप का सामाजिक लाभ क्या है? तो इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। स्वस्थ जीवन का मूल्य सिद्धांत क्या है? संतुलित आहार और सक्रिय जीवन यह स्वस्थ जीवन का मूल सिद्धांत होता है। मानक स्वास्थ्य के संरक्षण का मूल आधार क्या है? तो उचित पोषण मानव स्वास्थ्य के संरक्षण का मूल आधार है। तो फाइनली तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारा आखिरी जोक आ चुका है। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा है कि एक दिन भोलू पंडित जी के पास गया। फिर से एक दिन भोलू पंडित जी के पास गया। पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारी कुंडली में धन ही धन लिखा है। तो भोलू बोलता है, और वो तो सब ठीक है पंडित जी, लेकिन ये तो बताओ कि इस धन को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करूं, पैसों की बड़ी तंगी चल रही है। तो ठीक है,
चलो यार, हो गया फाइनली, ये इस क्लास का सभी क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, अगर तुम यहाँ तक हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। एग्ज़ाम के बाद अपने पेपर हमको सेंड कर देना, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको आंसर की वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।